तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपने अभी कुछ देर पहले पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 पार्ट अभी देखने जा रहे हो, यानी कि दो पार्ट आपने अभी एचएससी बायोलॉजी के इम्पोर्टेंस लिए, जिसमें हम लास्ट पार्ट के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें हम देखने वाले हैं कि बाकी के जो 11 to 15 चैप्टर्स के इम्पोर्टेंस क्या हैं। स्टूडेंट, इसमें जो आपको अभी पार्ट 3 का वीडियो बनने वाला है और ये बन रहा है वीडियो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको सिर्फ इंपॉर्टेंस ही नहीं, वो 11 to 15 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंस ही नहीं, उसके अलावा मैं भी बताऊंगा कि आंसर कैसे डिलीवर करना है स्टूडेंट, जो कि बहुत मायने रखता है आप लोगों के लिए। आप कितना भी पढ़कर जाओ, बट आपका पेपर जब तक यूनिक ना दिखे तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो प्लीज मेरी बात को फॉलो कीजिए और समझिए, और इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिए, जिससे आपको वो सारी कमियां, सारी तकलीफियां और दूर हो जाएंगी, जिससे आप एग्जाम देने के बाद आओगे और आपके बायोलॉजी के मार्क्स आएंगे तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ सर, मैंने 100% अपना दिया था, जो आपने कहा उस तरीके से हमारे मार्क्स आए हैं। ये नहीं कि आप पढ़कर मत जाओ और सिर्फ तरीका फॉलो करो कि सर ने बताया था बस यही लिख देते हैं। नहीं, आप इंपॉर्टेंस के साथ साथ और बेहतर मार्क्स पा सकते हो, सिर्फ आपको मैं तरीका बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर आगे स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इंपॉर्टेंस के बारे में, जो कि हमारा पार्ट अभी रह गया है। 11th वाले चैप्टर में स्टूडेंट अगर हम बात करें तो एनहांसमेंट फूड प्रोडक्शन, यानी कि जो भी फूड का प्रोडक्शन होता है इसमें किस तरह से हमने एनहांसमेंट, क्या क्या टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं, वो देखते हैं। तो इसमें ये सारे पार्ट तो रिड्यूस हैं, इसलिए मैंने इसमें यहाँ पे कोई छेड़खानी नहीं किया है। पेजेस में देखिए आप, पूरे के पूरे ब्लैंक पेजेस हैं। डायरेक्ट हम आ जाते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। स्टूडेंट अगर हम बात करें ना, तो दो चैप्टर को मर्ज करा के इसको एक चैप्टर बनाया गया है। एक्चुअली इसमें जो दूसरा चैप्टर मर्ज किया गया है उसका नाम माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर आपको आगे मिलने वाला है। ये पूरा का पूरा पार्ट नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये पूरे के पूरे पार्ट रिड्यूस्ड हैं। और आगे बढ़ते हैं, सेरिकल्चर, एग कल्चर कुछ भी नहीं है। ठीक है, माइक्रोब्स इन फूड प्रॉपर्टी। स्टूडेंट आ गए हम अपने टॉपिक पे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर, यही तो करना है हमें, यही तो देखना है। इसमें आपको माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर में आपको ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताना है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसानों के लिए फायदेमंद हो, इंसानों के लिए हितकारी हो। और वो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आप देखते जाइएगा, और वो कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं। सो माइक्रोब्स इन फूड प्रिपरेशन, फूड के प्रिपरेशन में कौन कौन से माइक्रोब्स लगते हैं। डोसा, इडली, जलेबी, इसको बनाने के लिए कौन कौन से माइक्रोब्स लगते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे सर माइक्रोब्स की क्या जरूरत है। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें अल्कोहल का प्रोडक्शन किया जाता है, चीजों को पफी बनाने के लिए किया जाता है, और डिफरेंट टाइप्स के बाय प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम माइक्रोब्स का यूज करते हैं, जो कम समय में ज्यादा क्वांटिटी और ज्यादा क्वालिटी वाला प्रोडक्ट देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसमें उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात होगी जो हमारे लिए हितकारी हैं। माइक्रोब्स एज अ सोर्स ऑफ फूड, फूड के लिए कौन कौन से माइक्रोब्स हम यूज करते हैं डेयरी प्रोडक्ट में, लैक्टोबैसिलस। ठीक, उसके बाद रोल ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में, अल्कोहल यानी कि वाइन को बनाने के लिए, अलग अलग तरह की वाइन की क्वालिटी आती है, इसको बनाने के लिए हम कौन कौन से माइक्रोब्स का यूज करते हैं। देन यहाँ पे फर्मेंटर का फोटो नीचे दिया है, वो आपको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ट्यूबलर टॉवर फर्मेंटर करके लिखा है, उसको आप कर लीजिएगा। प्रोडक्शन ऑफ वाइटामिन, वाइटामिन कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, कौन कौन सी बैक्टीरिया है, फंगस है जिससे विटामिन बनाया जाता है। ठीक, उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड का प्रोडक्शन कराने के लिए क्या क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बच्चा, इस चैप्टर में सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनके प्रोडक्शन है, सोर्सेस और उसके बाय प्रोडक्ट। इसको आपको रटने पड़ेंगे, चाहे जैसे कीजिए लेकिन कीजिए। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक करनी है, कौन कौन से एंटीबायोटिक कौन कौन से माइक्रोब से निकाले जाते हैं। एंजाइम का प्रोडक्शन, जिब्रेलिन हार्मोन का प्रोडक्शन। देन इसके बाद ये वाला चार्ट पूरा का पूरा कट किया है, सीवेज वाला ट्रीटमेंट पूरी तरह से क्रॉस किया है, निकाल दिया है मैंने। डायरेक्ट आ जाते हैं बायोगैस फर्मेंटर, यानी कि बायोगैस को किस तरह से बनाया जाता है, यानी गोबर गैस को, उसके बारे में बात करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है और थियरी भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो सारे माइक्रोब्स के बारे में नहीं कर रहे तो प्लीज इसके बारे में कर लीजिएगा, 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, और ये इंपॉर्टेंट भी है और आ भी सकता है। बायोगैस प्रोडक्शन, ठीक, बायोगैस किस तरह से प्रोड्यूस करवाया जाता है, यानी कि गोबर गैस कैसे बनाया जाता है, गांव में खड्डा खोद कर किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, किचन में फूड बनाए जाते हैं, ये बायोगैस का प्रोडक्शन कैसे होता है, उसका बेनिफिट क्या है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो आपको ध्यान रखने हैं। देन इसके बाद यहाँ पर पूरा कंट्रोल मेजर मैंने क्रॉप किए, कट कर दिए हैं, क्रॉस कर दिए हैं। उसके बाद आता है रोल ऑफ माइक्रोब्स इन बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर के लिए राइजोबियम, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, मतलब नाइट्रोजन फिक्स कराने वाली कौन कौन सी बैक्टीरिया है, एरोबिक, एनारोबिक, कुछ फंगस हैं, कुछ साइनोबैक्टीरिया हैं, आप इसको पढ़ लीजिए।
आराम से हो जाएगा। इसमें किसी भी एक बैक्टीरिया पे क्वेश्चन बन सकता है। देन फंगल बायोफर्टिलाइजर क्या है? माइकोराइजा, एक्टो और इंडोमाइकोराइजा फंगस है जो प्लांट के रूट में रह के प्लांट को क्या करती है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से वाटर मिनरल सप्लाई करती है। बायोफर्टिलाइजर में राइजोबियम, राइजोबियम क्या करता है? लेग्यूमिनस प्लांट में रूट में जाकर बैठ जाता है, नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने का काम करता है। जितने भी इन्वायरमेंट के नाइट्रोजन है उसको अमोनिया में कन्वर्ट कराने का काम करता है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर जो डायग्राम है चारों इंपॉर्टेंट भी है, ये भी कर लीजिएगा। बस इसके बाद कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हो गए अपने 11th वाले चैप्टर भी कंप्लीट। इसके बाद स्टूडेंट बायोटेक, ये तो पूरा है, प्रोड्यूस किया ही नहीं है। अब क्या करोगे? बायोटेक पूरा करना है ना। मैं बताता हूँ आपको कितना करना है। इसमें भी आप घबराइएगा मत, उतना ही करना जितना मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट पेज पूरा निकाल दो, सेकेंड पेज पूरा निकाल दो। इसमें लास्ट पीसीआर वाला पार्ट है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीआर एक ऐसी मशीन है जिसमें डीएनए को रेप्लिकेट, डीएनए को जेरोक्स कराते हैं। जैसे हम अपने बुक्स जेरोक्स कराते हैं, वैसे डीएनए से, एक डीएनए से हजारों डीएनए के मॉलिक्यूल बनाने होंगे तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन नाम के मशीन का यूज करना पड़ता है। और इसका प्रिंसिपल है किस तरीके से काम करती है, 3 स्टेप में, वो आपको 3 स्टेप दिखाने हैं और ये डायग्राम के साथ। ठीक है, याद रहे, मशीन पीसीआर नहीं दिखानी है आप जो देख रहे हो। मैंने मैकेनिज्म ऑफ पीसीआर को मार्क किया, मशीन को नहीं, लेकिन स्टेप्स आपको बताने हैं। ठीक, उसके बाद ये आता है बायोलॉजिकल टूल्स। बायोलॉजिकल टूल्स कौन कौन से हैं? अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी में करने हैं, आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी देखोगे तो क्या क्या एंजाइम यूज होते हैं। यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में बताया गया है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है डीएनए को कट करने का काम करता है पैलिंड्रोम सीक्वेंस पे। ठीक, और कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन कौन से सीक्वेंस पे कट करेंगे, टेबल नीचे आपको दिया हुआ है। बस एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस। देन इसके बाद यहाँ पे क्लोनिंग वेक्टर दिया है। वेक्टर के कितने टाइप होते हैं? वेक्टर क्या है? जिसमें हम फॉरेन डीएनए को फिट करते हैं या फॉरेन जीन को कैरी करता है, वही तो ट्रांसपोर्ट कराएगा ना नेक्स्ट जनरेशन में। होस्ट में उसे हम डालेंगे, जैसे कि हमने नॉर्मल सा इकोलाई लेकर उसका प्लाज्मिड बाहर निकाला, प्लाज्मिड में हमने फॉरेन जीन फिट करके उस प्लाज्मिड को वापस इस बैक्टीरिया में रख दिया, तो प्लाज्मिड क्या हो गई? प्लाज्मिड एज अ वेक्टर हो गया। बराबर है, वेक्टर को डीएनए कैरियर कहता है, और वेक्टर कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है प्लाज्मिड। जैसे हमारे डीएनए, मतलब मेरे डीएनए में किसी और का डीएनए लाकर फिट करें, तो यहाँ पर फॉरेन जीन बाहर से लाया और किसमें फिट किया? मेरे डीएनए में, तो मेरा डीएनए क्या हुआ? एज अ वेक्टर, एज अ डीएनए कैरियर। उसको क्या बोलेंगे? मैक, माइमेल्स आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, चलो। वेक्टर के बाद ये पार्ट पूरा क्रॉस करना है, जहां तक वेक्टर बताए वही पढ़ना है। इसे भी क्रॉस करना है, प्लाज्मिक वेक्टर ऑफ प्लांट एबी भी क्रॉस करना है। इसके बाद यहाँ पे स्टेप दिया है स्टूडेंट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये पढ़ नहीं पा रहे हो ना, तो प्लीज एक काम कीजिएगा, डायग्राम बना दीजिएगा। मैं तो कहता हूँ मत पढ़ो थियरी, ये डायग्राम बना के आ जाओ। 5 में से आपके 3 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे, लेकिन जैसा लिखा है वैसे ही पूरा बना कर आना, पूरा एकदम डिक्टो। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, अगर आपको लिखावट यहाँ पे नहीं समझ रही है आप, तो प्लीज वीडियो देख लीजिएगा यूट्यूब पे, आपको फटाक से समझ जाएगा कि 2 ऑर्गेनिज्म के जीन को कैसे मिक्स करके हाइब्रिड बनाकर हम बाय प्रोडक्ट तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये है पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के स्टेप्स। उसके बाद दूसरा यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। स्टूडेंट, एनसीईआरटी में इसी चैप्टर को 2 चैप्टर बनाया गया है, बायोटेक एंड बायोटेक एप्लीकेशन, और यहाँ पर दोनों को मर्ज कर दिया है। आपका बायोटेक खत्म होता है, अब बायोटेक एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। यहाँ से आपको एक टेबल तैयार करना है। टेबल में बताया गया कि कौन कौन से मेडिसिन, कौन कौन से बाय प्रोडक्ट हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से अभी तक बनाए हैं, ये टेबल आपको याद रखना है। और इंसुलिन के बारे में तो डिटेल में लिखना ही है, इंसुलिन क्या है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है, और उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से कैसे बनाया गया और किस साइंटिस्ट ने बनाया। सबसे पहले वैक्सीन प्रोडक्शन नहीं करना है, यहाँ पे जो पेज पे है पूरा क्रॉस किया हूँ, नहीं करना है। देखो कितनी सारी चीजें नहीं करनी है आपको, ट्रांसजेनिक प्लांटेशन नहीं। आपको जीन थेरापी 2 करनी है, जर्मलाइन जीन थेरापी, सोमैटिक जीन थेरापी, 2 प्रकार की होती है, आपको एक्सप्लेन कर देना है। जब किसी भी जीन का इलाज कराते हैं हम, उसे जीन थेरापी कहते हैं। जेनेटिक जीन थेरापी कराने से जो नेक्स्ट जनरेशन में प्रॉब्लम आने वाली है या करंट सिचुएशन में प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। ठीक है, तो है। देन उसके बाद एडवांटेज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्लांट। जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हमने बनाए इसके क्या एडवांटेज हैं? इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। उसके बाद फिर आता है आगे का इम्प्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटीज, इसके बारे में आपको बात करनी है। एक टेबल आपको पढ़ लेना है। देन इसके बाद प्लांट एज अ बायो फैक्ट्री नहीं करना है। मॉडिफिकेशन इन पोस्ट हार्वेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स करना है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें टोमेटो के बारे में आपको बताना है, फ्लेवर सेवर टोमेटो। देन इसके बाद यहाँ पे जो मार्क किया ये करना है, ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूसिंग एडिबल वैक्सीन ये करना है, ट्रांसजेनिक एलिमेंट नहीं करना है, आगे के पूरे पार्ट क्रॉस कर दिए हैं। देन यहाँ पर नहीं करना है, ट्रांसजेनिक माइस एंड कैंसर रिसर्च करने हैं आपको,
ट्रांसजेनिक फार्म एनिमल्स करने हैं, ट्रांसजेनिक कैटल करने हैं, ट्रांसजेनिक कैटल फॉर ह्यूमन थेरापेटिक प्रोडक्शन करने हैं आपको, ट्रांसजेनिक शीप करने हैं, ट्रांसजेनिक पिग करने हैं, ट्रांसजेनिक फिश करने हैं, देन ट्रांसजेनिक चिकन, और आगे का बायो इथिक्स नहीं करना। यहाँ पर पूरा क्रॉप सब कट कर दिया है। हाँ, बायोटेक्नोलॉजी के एलर्जी क्या है, उसके साइड इफेक्ट क्या है, मैंने यहाँ पे मार्क किया है, और ध्यान रखिएगा, उसको कर लीजिएगा, पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे बायो पेटेंट के बारे में जितना मार्क किया हूँ उतना ही पढ़ना, पूरा का पूरा निकाल देना हो, सिर्फ उतना ही लिखना बायो पेटेंट के बारे में बस। उसके बाद बायो पायरेसी, बायो पायरेसी में एग्जाम्पल आपको पूछेंगे कौन कौन सी चीजें जो हमारी इंडिया से बायो पायरेट की गई थी, उसके बारे में पूछा जा सकता है। यहाँ पर बायो पायरेसी में पेटेंटिंग ऑफ बासमती, टर्मरिक और आजा डायरेक्टा इंडिका यानी नीम का, ये चीजों को बायो पायरेट की गई थी, यानी फॉरेन वाले ब्रिटिश वाले इसे लेकर चले गए थे, जिसके लिए हमें कई सारी लड़ाइयाँ की, तो हमें वापस से मिला, पेटेंट मिला, ठीक है। तो बस उसके बाद ये भी चैप्टर हमारा खत्म होता है, कितना कम है पढ़ने को। इसके बाद 13, 14, 15 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन यानी बायोडाइवर्सिटी, ठीक। ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में कौन सा पार्ट है, नीड, नीश एंड हैबिटाट, इसे आप डिफरेंस कर लीजिएगा। डेफिनेशन ऑफ हैबिटाट, डेफिनेशन ऑफ नीश, देन इसके बाद आता है, बस ये पार्ट पूरे नहीं कर रहे हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया, करना ही नहीं है, इसको क्रॉस कर दीजिए, नहीं करना है, ठीक। उसके बाद फिर ऊपर और नीचे लाइट करनी है, लाइट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद यहाँ पे आपको रेगुलेट और दूसरा कन्फर्मर यानी कन्फर्म, कन्फर्म और रेगुलेट, इन दोनों के बारे में करना। ऑस्मो कन्फर्मर होते हैं, रेगुलेटर होते हैं, उनके बारे में बात करना है। माइग्रेशन के बारे में, सस्पेंड के बारे में बात करना है। देन इसके बाद फिर मोर्टालिटी के बारे में बात करना है, डेथ रेट क्या है और बर्थ रेट क्या होती है। नेटालिटी, मोर्टालिटी इंपॉर्टेंट है। नेटालिटी मोर्टालिटी में दोनों टाइप कर लें, एब्सोल्यूट और रियलाइज क्या होती है, मोर्टालिटी में एब्सोल्यूट और रियलाइज क्या होता है। देन इसके बाद एक पॉपुलेशन का जो ग्रोथ पिरामिड है पूरा आप ध्यान रखिएगा, एज पिरामिड आपको कोई भी पिरामिड देके पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज स्किप मत करना। इमिग्रेशन, इमाइग्रेशन वो कर लेना है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ ये कर लेना है। ग्रोथ कर्व है, इसमें ग्रोथ एक में डायरेक्ट बढ़ रही है और एक में एक टाइम के बढ़ने के बाद स्टेशनरी पे आ गई, क्यों, क्योंकि फूड लिमिटेड हो गया और भी चीजें वहां पे, स्पेस अनलिमिटेड हो गया। और इसके बाद फिर यहाँ पर पॉपुलेशन इंटरैक्शन का पार्ट आता है, तो इंटरैक्शन के जितने भी पार्ट हैं, म्यूचुअलिज्म क्या है, कंपटीशन क्या है, ठीक है। इंटरैक्ट, पॉपुलेशन इंटरैक्शन मतलब दो ऑर्गेनिज्म जब इंटरैक्ट होते हैं तो उसमें किसका फायदा किसका नुकसान होता है, क्या दोनों का फायदा होता है, दोनों का लॉस होता है, वो आपको वही बताने हैं। तो कई तरह के पॉपुलेशन इंटरैक्शन होते हैं, पैरासाइटिज्म, म्यूचुअलिज्म, उसके बाद प्रीडेशन, प्रीडेशन के बाद आगे का पार्ट आता है कमेंसलिज्म, देन कमेंसलिज्म के बाद बस खत्म। इसके बाद वाला जो चैप्टर है स्टूडेंट, इसमें तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ना है, इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो में। ये देखिए पूरा पार्ट खत्म, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, और आगे जाते हैं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, और आगे जाते हैं, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं, और आगे जाते हैं, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं। लास्ट में सक्सेशन के बारे में, इकोलॉजिकल सक्सेशन, प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन, बस यही बताना है। सबसे पहले जो आया पायोनियर था, कौन था, कितना समय गया, और पायोनियर से स्टार्ट हुआ लाइफ, तो फिर सेकेंडरी सक्सेशन तक कैसे पहुंचा और करंट तक कैसे पहुंचा, इसमें शेयर क्या होता है, पायोनियर क्या होता है, अलग अलग डेफिनेशन आपको बताने हैं। जेराज बताना, हाइड्राज कंडीशन बतानी है, यहाँ से स्टार्ट करनी है और यहाँ पे खत्म कर देनी है बस, और इसके आगे कुछ भी नहीं है, बस उतना सही था। तो 6th चैप्टर से भी काफी कम है और कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट आ जाते हैं 15 चैप्टर पे। 15 चैप्टर में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं। ये लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस और हैबिटेट एंड फ्रैगमेंटेशन। देन इसके बाद आता है ओवर एक्सप्लोटेशन और कोएक्सटेंशन और अलाइन स्पीसीज इन्वेंशन, और उसके बाद यहाँ पे एक्सटेंट, ये पार्ट तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, करके ही रखना है। एक्सटेंट क्या होता है, एक्सटेंट इन वाइल्ड क्या होता है, क्रिटिकल एंडंजर्ड स्पीसीज क्या होते हैं, एंडंजर्ड क्या होता है, वल्नरेबल स्पीसीज क्या होते हैं, नियर थ्रेटेंड स्पीसीज क्या होते हैं, पूरे डेफिनेशन आपको याद रखने हैं और इनके सिंबल याद रखने हैं। कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी नहीं, इन सीटू कंजर्वेशन आपको करना है और एक्स सीटू कंजर्वेशन करना है, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं, 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 खत्म। बाकी तो सब रिड्यूस है, बस जितना मार्क किया था हो तो गए आपके, और क्या है इसमें, आपको क्या चिंता करने की, कुछ भी नहीं यहाँ पे आगे, कुछ भी नहीं है। देखिए चैप्टर पूरा खत्म होने आया, लास्ट द एंड, ठीक है।
तो स्टूडेंट यहाँ पे कीमत लिखी इसके 184 रुपीज, तो आप इस कीमत को निकालिए कैसे भी। कीमत इसकी काफी कम होगी, 184 कुछ नहीं है, और इसमें जो चीजें लिखी गई उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। शायद ये 184 रुपीज की जो बुक है आपके नीट के लिए आपको एलिजिबल बना दे। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमने इम्पोर्टेंस के बारे में स्टूडेंट बात कर लिया। पूरे के पूरे 15 चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन से इम्पोर्टेंस है, कौन कौन से चैप्टर्स आ सकते हैं, कौन कौन से चैप्टर का कौन कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आंसर आपको देने हैं, कैसे आपको लिखने हैं। तो प्लीज इस वीडियो का इस पार्ट पे पूरा का पूरा आप फोकस कीजिए, और आते हैं हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से हमें आंसर लिखना चाहिए। जैसे कि स्टूडेंट मैं आपको ये जो बताने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट के लिए बताने वाला हूँ, और कोई आंसर आपको ब्रीफ में पूछे उसके लिए बताने वाला हूँ, या डिस्क्राइब करके पूछे उसके बारे में बताने वाला हूँ, या एक्सप्लेन करके पूछे कि आप इसके बारे में एक्सप्लेन करो उसके बारे में। वन सेंटेंस के बारे लिए मैं नहीं बता रहा हूँ ये। वन सेंटेंस में तो क्या उसके लिए क्या लिखने का, वन सेंटेंस में जितना आपको दिया है वही आप कीजिए। तो आपको जो मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट नोट के लिए क्वेश्चन पूछा, 3 या 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसके लिए रूल फॉलो होगा। अब क्या फॉलो होगा मैं वो चीजें आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कोई भी क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे आपको बोल दिया कि डिस्क्राइब द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, डिस्क्राइब डिस्क्राइब द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का आप डिटेल में स्ट्रक्चर बताओ, बराबर, या आप नीट और लेबल डायग्राम के साथ बताओ। डिटेल में बोला मतलब आपको 3 से 4 मार्क्स का पूछा है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट आप क्या करते हो, क्वेश्चन नंबर डालते हो, बराबर, और आप आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हो, चलो, और डायग्राम बना देते हो, बस ना। ऐसा नहीं करना होता, ऐसा सारे बच्चे करते हैं, और टीचर ना एक जैसा ही पेपर देखकर आप सही भी लिखे रहोगे, प्रॉपर लिखोगे, फिर भी आपको 4 मार्क्स नहीं देगा, आपको 3.5 या 3 में खत्म कर देगा। क्यों? क्योंकि सारे लोग एक जैसे लिखे हैं, सभी लोग टारगेट से पढ़े हैं, सभी लोग या तो बुक से पढ़े हैं, एक जैसे लिखे हैं, सब लोग वही डायग्राम आंसर, डायग्राम आंसर, ऐसा मत कीजिए। अगर आपको अपने पेपर को यूनिक दिखाना है और आपको ये सामने वाले को जताना है कि आप मेहनत करके किए हो, आपने कोई यहाँ पे छापा नहीं है, कोई नकल नहीं किए हो, आप अपने दिमाग से आप आंसर को लिख रहे हो, उस आंसर को एक डायरेक्शन दे रहे हो, तो टीचर को चीजें समझनी चाहिए, और वो आप कैसे समझाओगे वही मैं बताने वाला हूँ। चलिए आते हैं नेक्स्ट पेज पे और स्टार्ट करते हैं कि डिस्क्राइब द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, डिस्क्राइब द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक, आगे का पार्ट यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, डिस्क्राइब द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट में स्टूडेंट पहले क्वेश्चन लिखे, आपने आंसर लिख दिया, और यहाँ पे एक मार्जिन होती है, मार्जिन के अंदर आप लिखते हो, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डालते हो और आंसर लिखते हो, ठीक, ध्यान रहे आपको क्वेश्चन आंसर कैसे डालने हो तो आपको पता ही होगा, वो चीजें नहीं बतानी है। सबसे पहले स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, सबसे पहले कोई भी टॉपिक अगर आप 3 से 4 मार्क्स का लिख रहे हो ना, तो प्लीज सबसे पहले ना वहां पे लिखिए इंट्रोडक्शन। क्या लिखिए, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद उसके नीचे ना पेंसिल से 2 लाइन मारो, पेंसिल लेके रखो और लिखो पेन से इंट्रोडक्शन, बस। अब आप थोड़ा इंट्रोड्यूस करा दो कि क्लोरोप्लास्ट क्या है, बराबर। तो क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है, उसके बारे में एक लाइन लिख दो, ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन। इंट्रोडक्शन तो किसी भी टॉपिक का दे ही सकते हो ना, आपकी बुक से पूछा, एटलीस्ट आप पढ़े हो तभी तो आप लिखने जा रहे हो, तो क्या इंट्रोडक्शन नहीं दे पाओगे, आप उसका थोड़ा सा परिचय नहीं बता सकते? तो आप ऐसे लिखिए, इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा, ऐसा दिखना चाहिए, मैम चेक करेंगे, उनको दिखना चाहिए इंट्रोडक्शन आपने लिखा है। और क्लोरोप्लास्ट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो। इंट्रोडक्शन के बाद आपको क्या देना है बच्चा, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन मतलब आप जो आंसर टारगेट से पढ़े हो ना, वो पूरा का पूरा यहाँ पे छाप दीजिए, पूरा लाइन टू लाइन, जो भी आपसे 4 लाइन 10 लाइन 8 लाइन बनती है छाप दीजिए। लेकिन एक चीज याद रहे, आप यहाँ पे पॉइंट में आंसर लिखिए प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इफेक्ट डालता है। बच्चे क्या करते हैं, पैराग्राफ में इसको लिखते हैं, पैराग्राफ में आप प्लीज मत लिखिए। अगर पैराग्राफ में लिखते हो ना, तो आपका पूरे पैराग्राफ में
अगर कोई एक वर्ड मिस्टेक आ गया, सपोज यहाँ पे आपने पॉइंट नहीं डाले, ठीक है, पूरे पैराग्राफ आपने लिखा और यहाँ पर कोई तो एक वर्ड में मिस्टेक आ गया, तो मैम क्या करेगी, पूरा का पूरा पैराग्राफ गायब, जो 0 मार्क्स। क्या करोगे फिर, कहोगे सर ये एक वर्ड की वजह से पूरा मार्क्स, नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसी चीज को ऐसे लिखते हो स्टूडेंट, पॉइंट में 1 2 3 4 5, हाँ, एक एक सेंटेंस कंप्लीट करके इसे पॉइंट्स में लिखते हो, पॉइंट्स में भी टाइप आ जाते हैं, फिर ए और बी, बराबर, कोई चीज एक्सप्लेन करना है पॉइंट में, उसमें क्या होता है, अगर उस पॉइंट में सपोज सेकंड पॉइंट में आपका कोई वर्ड मिस्टेक हो गया, तो उसको मैम सिर्फ वही पॉइंट को कट करेगी, ना कि पूरा आपका बाकी का पॉइंट। इससे आपके बाकी के पॉइंट्स के मार्क्स मिल सकते हैं। आपको बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, आप चाय बना रहे हो, चाय किस में, टोप में बनाते हैं, बराबर, पतीले में बनाते हैं, और उस चाय में मक्खी गिर गई, तो क्या करोगे, पूरा चाय फेंकोगे कि नहीं, डेफिनेटली फेंकोगे, बोलोगे अरे छोटी सी मक्खी थी 2 लीटर चाय में गिर गई, फेंकना ही पड़ेगा भाई, कोई नहीं पिएगा। बट वही चाय आपकी बन गई और आपने इसको प्याले में रखा, प्याले मतलब कप में रखा, 10 कप में रख लिए, अलग अलग कप में, अगर किसी एक कप में चाय गिर, मक्खी गिर गई, क्या बाकी के जो 9 कप हैं उसको ही फेंक दोगे, नहीं, आप उसी एक कप को फेंकोगे जिसमें आपकी मक्खी गिरी है। सेम यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है, अगर आपके 10 पॉइंट है, 10 में से एक पॉइंट में कहीं ना कहीं आपका वर्ड मिस्टेक है, तो प्लीज आपका वही सेंटेंस मिस्टेक किया जाएगा, उसी को कट करेंगे, ना कि बाकी का। तो इस बात को गौर कीजिए, डिस्क्रिप्शन लिखते समय प्लीज ऑलवेज इन पॉइंट्स, पॉइंट्स में आंसर लिखिए, ये बात को आप पढ़कर जाइएगा, एग्जाम के घंटे पहले आपको ये तैयार करके जाना पड़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा। सो इंट्रोडक्शन हो गया स्टूडेंट, देन डिस्क्रिप्शन हो गए, डिस्क्रिप्शन के बाद इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट आप देते हो ना डिस्क्रिप्शन में, प्लीज कुछ कुछ वर्ड ऐसे होंगे ना बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उस पर ना आप ना एक अंडरलाइन मार दो, जैसे यहाँ पे कोई कोई वर्ड ऐसे आ गए, जैसे क्लोरोप्लास्ट के बारे में लिख लो, स्ट्रोमा लिख रहे हो, ग्राना लिख रहे हो, तो कुछ कुछ वर्ड आएंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीजें हैं, तो उस वर्ड के नीचे ऐसे पेंसिल से लाइन मार दो, टीचर को चीज हाईलाइट होगी तो उसी चीज को ऐसे ऐसे मार्क करके चेक कर देगा, उसको पूरा पैराग्राफ पढ़ने को पड़ा ही नहीं, आपने इसका काम सिंपल कर दिया, कितना बेस्ट तरीका आपने अपनाया, बराबर। डिस्क्रिप्शन के बाद आप यहाँ पे लिखिए डायग्राम, क्या लिखे, डायग्राम लिखिए, डायग्राम लिख के अंडरलाइन मारिए पेंसिल से, देन उसके बाद आप क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बनाओ, क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम जो अच्छे से आपने पढ़ा है उसको बढ़िया से ग्राना व्राना बना के बढ़िया सेट कर दो, उसको बढ़िया से नेमिंग वेमिंग दे दो, पूरा अच्छे से बना दो पूरा डायग्राम। डायग्राम बनाने के बाद फिर क्या करोगे, हो गया डायग्राम आपका, डायग्राम बनाने के बाद आप उसके बाद लिखिए इम्पोर्टेंस। अब आप क्या है बोलोगे, इंपॉर्टेंस क्या, इंपॉर्टेंस लिखिए, इंपॉर्टेंस मतलब ये जो क्लोरोप्लास्ट की महत्वपूर्णता क्या है, क्या करता है प्लांट में, फोटोसिंथेसिस करवाता है, इसके ना होने से प्लांट कभी फूड नहीं बना सकता, एक दो लाइन तो आप इंपॉर्टेंस में डाल ही सकते हो ना, कि जो टॉपिक आप लिख रहे हो उसका कोई महत्वपूर्णता होगी, उसका कोई सिग्निफिकेंस होगा, कोई इंपॉर्टेंस जरूर होगा, आप इंपॉर्टेंस एक दो लाइन आप लिख दीजिए अच्छे से। इंपॉर्टेंस खत्म होने के बाद, अब नीचे तो जगह मेरे इस पेज में नहीं खाली है, तो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंस के बाद बच्चा आप लिखिए रेफरेंस, सबसे लास्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंस के बाद आप लिखिए रेफरेंस। अब आप बोलोगे सर आप काम बढ़ा रहे हो, मैं काम नहीं बढ़ा रहा हूँ, आप जो चीजें ऐसे सिर्फ डिस्क्रिप्शन लिख के डायग्राम बना देते थे ना, आपको 3 चीजें मैंने डाल दिया, इंट्रोडक्शन, डायग्राम और रेफरेंस, एक चीज एक्स्ट्रा डाली, वरना आप डिस्क्रिप्शन और डायग्राम तो डायग्राम तो बनाते थे, मैंने 3 चीजें डाली, इंपॉर्टेंस, इंट्रोडक्शन और रेफरेंस, बस ये 3 चीजें आपको ऐड करवाया, बाकी डिस्क्रिप्शन डायग्राम तो लिखते थे, लेकिन ए नहीं लिखते थे कि डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे लिखो डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे ऐसे लिखो डायग्राम, और डायग्राम बना के उस डायग्राम का नाम लिखो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, डायग्राम का भी नाम लिखना पड़ेगा, ये नहीं कि तुमने भैया डायग्राम लिख के बना तो दिया बट किसका, वो तो लिखो, जैसे कोई फाइल भरते हैं नाम लिखते हैं तो हाँ नेम लिखा होता है, नेम के नीचे अपना नाम तो लिखते हैं, नेम लिख के सिर्फ छोड़ नहीं देते, ठीक है। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस आपको देना है, डिस्क्रिप्शन टोटल, सबसे लास्ट में आता है रेफरेंस वाला पार्ट। अब रेफरेंस क्या है, रेफरेंस में स्टूडेंट आपको ये बताना है कि आप जो पढ़े कहाँ से पढ़े, घर से पढ़े, नेट से पढ़े, कहाँ से पढ़े, तो ऐसा तो लिखोगे नहीं घर से पढ़ा नेट से पढ़ा, नहीं, आप अपने एचएससी बुक का नाम लिखिए। आपका एचएससी बुक अगर ओपन करोगे ना, देखो मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, रेफरेंस मतलब होता है आपने जो आंसर तैयार किया कहाँ से किया, आपके एचएससी बुक पे सबसे फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पे देखोगे यहाँ पे एक लाइन लिखी है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्स्ट बुक प्रोडक्शन एंड करिकुलम रिसर्च पुणे,
तो आपको एक पूरा अगर सेंटेंस याद होता है तो याद कर लीजिए, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक, बस अगर इतना होता है तो आप इतना याद रखिए, पूरा भी याद करने की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक प्रोडक्शन लिख दिया तो हो गया। इतना आप इस चीज को कॉपी कर लीजिए, याद कर लीजिए और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दीजिए। जब आपका आंसर कंप्लीट होता है तो महाराष्ट्र स्टेट बुक, बस बाकी आप आंसर हो गया खत्म। अब आप सेकेंड आंसर को लिखोगे, यानी कि अब आगे आपको पूछा है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, या आगे आपको पूछा है साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के बारे में बताओ, आगे आपको पूछा है C3 साइकिल के बारे में, सेम ऐसे ही करना है। इंट्रोडक्शन, C3 साइकिल के बारे में पूछा है, इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन में साइकिल बनाइए, एक्सप्लेन कीजिए, डायग्राम साइकिल का बना दो, उसके बाद इंपॉर्टेंस बता दो साइकिल का क्या है, रेफरेंस कहाँ से पढ़े, रेफरेंस तो सबका सेम ही रहेगा, महाराष्ट्र स्टेट बुक सबका सेम होगा। कोई टारगेट से पढ़ रहा है, कहीं से पढ़ रहा है, वो बुक का नाम नवनीत और सुंदरम ऐसे बुक का नाम नहीं देना है, सिर्फ आपको रेफरेंस देकर हट जाना। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से मैंने सेकेंड चीज आपको बताई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड चीज आपके लिए जो अभी आती है वो है आपको एग्जाम के 1 घंटे 2 घंटे जो अगर आप पढ़ते हो ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ बिफोर 1 आवर और 2 आवर ऑफ द एग्जाम पढ़ते हैं ना, कभी सीढ़ी पे बैठ के या बाइक पे पढ़ते हुए जाते हैं, ऑटो में पढ़ते जाते हैं, बराबर, तो आप सिर्फ वही चीज को पढ़िए जो आप कर पाते हो, मतलब डायग्राम। मैं तो यही बोलता हूँ, आप घर पर जब तक पढ़े पढ़े, बट आप ट्रैवलिंग के दौरान उस समय पे पढ़ रहे हो, कॉलेज में पहुंचकर कुछ समय जब तक क्लास टीचर नहीं आया तब तक आप पढ़ाई करो, डायग्राम सिर्फ देखिए, सिर्फ डायग्राम देखिए। मैं कहता हूँ ना, पिक्चर्स आपको लास्ट मोमेंट पर बहुत जल्दी याद होंगी। याद कर लीजिए सारे डायग्राम, लिख के रख दीजिए, आज 4 डायग्राम करने हैं, बाकी की थ्योरी से पढ़ लेते हैं, डायग्राम पढ़ के कॉलेज में साइकिल पढ़ लेंगे, C3 साइकिल, C4 साइकिल, साइक्लिक नॉन साइक्लिक पढ़ लेंगे। वैसे तो नहीं है फोटोसिंथेसिस का साइकिल, बट एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो एग्जाम के 1 से 2 घंटे पहले प्लीज थियरी आप मत पढ़िए, आप सिर्फ और सिर्फ क्या कीजिए, डायग्राम कीजिए, समझे, याद रखिएगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, आपको एग्जाम में अगर बैठे एग्जाम दे रहे हो तो आपको थियरी नहीं आ रही है, सिर्फ डायग्राम आ रहा है, तो प्लीज आप डायग्राम बना दीजिएगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप डायग्राम नहीं बनाते, थियरी आ रही है ना, मार्क्स नहीं मिलेंगे। जैसे स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट पूछा ना, स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट आप बनाओ, अगर बुक में डायग्राम था वो डायग्राम आपको दिखाना पड़ेगा। एक बार थियरी नहीं, लेकिन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी पूरा डायग्राम पे है, तो डायग्राम आप ज्यादा ध्यान दीजिए। बस स्टूडेंट, ये 4 चीजें आपको बतानी थी जो कि इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट समझा। काफी दिनों बाद मैंने वीडियो इसको शेयर करने की आप लोगों के साथ सोचा कि आप लोगों का बेहतर हो जाए, और एक दिन एग्जाम के बचे हैं, तो प्लीज स्टूडेंट आप शायद मेरी वीडियो से कई चीजें सीखे होंगे। अगर आप प्रॉपर और बहुत पूरे कंसंट्रेशन के साथ फॉलो कर रहे हो तो प्लीज अच्छे से कीजिएगा। हाँ स्टूडेंट, सो इस तरीके से सो होप कि आप लोगों को ये सारा का सारा इंपॉर्टेंस भी समझ में आया, और जो मैंने क्राइटेरिया बताए आपको आंसर लिखने के, क्या क्या चीजें कब कब करनी है, और चीजें समझ में आई। तो प्लीज आप ये सारी चीजें इतना करके जाइए, आपके बायो में से 70 मार्क्स में से 50 मार्क्स आपका कोई खराब नहीं कर पाएगा, आराम से मिल जाएंगे। बाकी जो प्रैक्टिकल के होंगे उसको ऐड करेंगे तो आपको 80-70 तो पहुंच ही जाएंगे। तो चलिए, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। ठीक स्टूडेंट, और एक चीज और, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन लोगों को भी हेल्प मिल जाएगी, तो आप उनको शेयर कर सकते हो। और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों के लिए बेहतर है, जितना भी मैंने कहा है उन चीज़ों को आप फॉलो कीजिए। ये चीज़ें मैंने प्रैक्टिकली भी किया है, एक्सपीरियंस भी किया है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नए वीडियो में किसी प्रैक्टिकल वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। सो हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। और इस तरह से आपके लिए और सारे वीडियो मैं लाता रहूँगा। तो चलिए फिर स्टूडेंट, बाय बाय।